नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हो आप सभी के व्यस्त जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए यानी कि जिसका 16 सितंबर को एग्जाम होने वाला है उसके लिए एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं जो बिल्कुल आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की तरह है। तो आपसे इसे पूरा कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम पेपर में प्रश्न आपका आएगा, ठीक है। तो इसे पूरा कंप्लीट कीजिएगा और जिसका आगे एग्जाम होने वाला है वो भी इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर ही लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर आपसे जरूर कर दीजिएगा, अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, आज का पहला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होता है। देखिए, अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। आप सभी राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदन के सदस्य जो है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होता है। देखिए, ये प्रश्न तो आपके पेपर में पूछ लिया गया है जो हूबहू रिपीट किया जा सकता है। आगे आपके पेपर में प्रश्न ये बन सकता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है। ये दो फैक्ट को याद रखिएगा प्रश्न को। इसके अलावा आपसे इसे पूछा सकता है कि क्या उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए इस पर महाभियोग लगाया जाता है। नहीं, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाते हैं अनुच्छेद 61 के तहत। अच्छा, इसको किस प्रकार से हटा सकते हैं तो साधारण बहुमत से हटा सकते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद कौन सा है, 66। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका पद का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक है, याद रखिएगा आप सभी इतना सा फैक्ट को। अच्छा, इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है इसमें कौन कौन भाग लेता है, तो याद रखिएगा भारत के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेगा। इसके अलावा राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेगा और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा का निर्वाचित सदस्य लेगा। याद रखिएगा आप सभी मनोनीत सदस्य नहीं लेगा भाग। और राज्य विधान परिषद जो होता है वो भी इसमें भाग नहीं लेता। चलिए अगला प्रश्न का आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आप सभी संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं। तो देखिए, साइबर कानून जो है ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। ये भी प्रश्न आपकी बिहार पुलिस में पूछा गया था। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया। आगे क्या क्या बन सकता है यहां से ध्यान रखिएगा। देखिए, संघ सूची में कितना विषय है, कुल 100 विषय है। राज्य सूची में 61 विषय का प्रावधान है और समवर्ती सूची में कुल कितना विषय है, 52 विषय है। तो ये डायरेक्ट प्रश्न यहां से बन सकता है। अच्छा, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगा, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बनाता है मिलके, याद रखिएगा आप सभी। देखिए, संघ सूची में कौन कौन सा विषय आता है तो आप सभी को पता है कि जैसे रक्षा हो गया या सेना हो गया, रेलवे हो गया, दूरसंचार हो गया, डाक सेवा हो गया, बैंकिंग हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया या राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, ये सभी आपका केंद्र सूची का विषय है। राज्य सूची में पुलिस हो गया, अस्पताल हो गया, भूमि, कृषि, राज्य कर जैसे भू राजस्व कर, बिक्री कर, ये सभी आपका राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय में क्या आता है, जैसे शिक्षा, विवाह, तलाक, पर्यावरण, वन संरक्षण, श्रम हो गया, बिजली हो गया, या कह सकते हैं कि वसूली हो गया, कल्याण योजना हो गया, ये सभी आपका समवर्ती सूची का विषय है। अच्छा, समवर्ती सूची का बात किया जाए तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। कहां से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में। अच्छा, सूचियों का प्रावधान जो है ये किस अनुसूची में किया गया है तो अनुसूची 7 में किया गया है। तो इतना सा प्रश्न याद रखिएगा जो आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो देखिए, इनमें से अप्रत्यक्ष कर जो नहीं है वो आपका हो जाएगा निगम कर। ये आपका अप्रत्यक्ष नहीं है बल्कि ये आपका प्रत्यक्ष कर है। अच्छा, अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, जैसे जीएसटी हो गया, वेट हो गया, सीमा शुल्क हो गया, ये सभी आपका अप्रत्यक्ष कर होगा। सबसे पहले यहाँ समझिएगा कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो प्रत्यक्ष कर वह होता है जो डायरेक्ट सरकार लेता है आप सभी से, जैसे कह सकते हैं कि आयकर। आयकर क्या है तो ये आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। उसी प्रकार से कॉर्पोरेट टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जैसे कह सकते हैं कि संपत्ति कर जो है, संपत्ति कर, ये भी आपका किसका उदाहरण है तो ये आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। इसके अलावा विरासत कर हो गया, ये सभी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जो डायरेक्ट सरकार आप सभी से टैक्स लेता है, बात समझे, या कोई संस्था से लेता है सीधा। और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, जो इनडायरेक्ट सरकार टैक्स लेता है, किसी भी उपभोग वस्तु पर टैक्स लगा दिया जाता है, जैसे चावल हो गया या कोई दवाई हो गया, इस सभी पर टैक्स लगाकर आप सभी से वसूला जाता है। जैसे कहे जीएसटी, ये सभी आपका क्या है, अप्रत्यक्ष है। वेट कर हो गया, सीमा शुल्क हो गया, ये सभी अप्रत्यक्ष कर है, जबकि निगम कर जो है ये आपका प्रत्यक्ष कर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी कि निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है।
तो यह आपका अपकेंद्रीय बल लगता है, इसमें याद रखिएगा आप सभी। अपकेंद्रीय बल के कारण जो है कि दूध से क्या होता है, मक्खन आपका अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकेगी। तो देखिए ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चलती है, याद रखिएगा आप सभी। इसमें इसका चाल शून्य होता है, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। ठोस, गैस, द्रव। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, तब गैस में। तो सबसे कम किसमें है, गैस में है। क्या ध्वनि निर्वात में गमन करती है, नहीं करती है। बात समझ के आप सभी, नहीं करती। अगला प्रश्न है कि बिजली चमकने जैसे तड़ित कहते, इससे जंगल में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है, याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप सभी, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि लास्ट में आप सभी को स्कोर भी बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थियोडोर मेनन ने जो है कि लेजर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सत्य नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए ये वाला प्रश्न जो होता है ना, गलती होने का प्रबल संभावना होता है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि ये एक धन आवेशित किरण होती है। बिल्कुल सही है कि ये धन आवेशित किरण होती है। यह विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है, ये भी सही है। इनका वेग प्रकाश की वेग का 1/10 गुना होती है, ये भी सत्य है, याद रखिएगा आप सभी अल्फा किरण के बारे में। जबकि ऑप्शन में सी इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि ये फोटोग्राफी प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम को चिन्हित करें बढ़ते क्रम में, यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा पहले एल्युमिनियम हो जाएगा। देखिए एल्युमिनियम का जो भार होता है वो 27 होता है, लोहा का लगभग 55, तांबा का हो जाएगा 63 के अप्रॉक्स में, और चांदी का होता है 108 के अप्रॉक्स में। एल्युमिनियम जो देख रहे हैं ये आपका जो है पीरियोडिक टेबल में बात किया जाए तो ये पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। लोहा, तांबा, चांदी जो है ये सभी आपका डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन में बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन में 12 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर होगा पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूखी सेल में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो ये आपका रासायनिक ऊर्जा सूखी सेल मतलब क्या होता है, बैट्रिक, और बैट्रिक में रासायनिक ऊर्जा ही होती है। अगला है कि गन मेटल में कौन सा अवयव रहता है। गन मेटल की यहाँ पर बात किया गया है, तो इसमें तांबा, जस्ता, टीन, यानी कि गन मेटल जो बना होता है तांबा, जस्ता, टीन का बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन में सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी, वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के एक गंभीर रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है वह कौन सा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, एमिलॉयड मल्टीप्रोटीन जो है यह आपका अल्जाइमर रोग के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने पर मांसपेशी में थकान होती है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये आपका कह सकते हैं कि प्रक्रिया होता है, लैक्टिक अम्ल, याद रखिएगा आप सभी। जब कोई भी अनचाहा काम कर लीजिएगा, जैसे अचानक दौड़ जाना, इसमें क्या होता है कि अचानक दौड़ जाने के बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, जिससे क्या होता है कि मांसपेशी में लैक्टिक एसिड जम जाता है, और इस प्रक्रिया को हम सभी क्या कहते हैं, एनारोबिक श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। चलिए क्वेश्चन में 17 का राइट आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी से नीचे कमेंट बॉक्स में हम चाहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1916 को किया गया था। ये प्रश्न आपका बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। अच्छा, अगर अधिनियम की बात किया जाए तो अधिनियम आपका था 1915 अधिनियम के तहत किया गया था। इस समय आपका वाइसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था, याद रखिएगा आप सभी। लॉर्ड हार्डिंग इस समय का वाइसराय था, तो वाइसराय से क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए क्वेश्चन में 18 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर होगा जॉन लॉक के द्वारा किया गया था।
देखिए जॉन लॉक की बात किया जाए तो इसे हम सभी आधुनिक लोकतंत्र का जनक भी कहते हैं। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भाग की बात किया गया ना, तो आप से आंसर कर सकते हैं। देखिए अगर पूरे भारत में बात किया जाए कि किस ओर से वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो कि अरब शाखा से शुरू होती है। अच्छा, लौटती मानसून से कहाँ पर वर्षा होती है, तो याद रखिएगा आप सभी तमिलनाडु में। और यहाँ पर पश्चिमी वाला भाग का बात किया गया ना, ये वाला क्षेत्र, तो ये आपका पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आप सभी कि फूलों का संबंधित विज्ञान है। तो देखिए फूलों का अध्ययन हम सभी करते हैं फ्लोरिकल्चर में, जबकि फलों का अध्ययन की बात किया जाए तो पोमो कल्चर में करते हैं या पोमोलॉजी में करते हैं। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। तो देखिए चाचा जो है ये आपका एक संज्ञा शब्द है। तो देखिए अगर चाचा को विशेषण में बदलना है तो ये आपका चाचा का चचेरा हो जाएगा, याद रखिएगा, जहां पर विशेषता बताया जाए। अगला है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है शरीर की सबसे लंबी कोशिका। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। WC क्या करता है, आपके शरीर का सुरक्षा करता है, यानी कि रोगाणुओं से लड़ता है। RBC क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो, तो ये आपका प्रतिरक्षा तंत्र को परावर्तित करता है, सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए चलिए क्वेश्चन में 24 का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो यहाँ पर दूसरी पूछा गया, अगर पहली की बात करता है ना तो वो आपका यकृत हो जाता है। पहले कौन सा हो जाता है, यकृत, यानी कि लीवर हो जाता है। दूसरा जो है ये आपका अग्नाशय है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है हेपेटाइटिस बी होने का प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए हेपेटाइटिस रोग जो होता है ये आपका विषाणु से होता है, याद रखिएगा आप सभी। HBV विषाणु से होता है। अच्छा, कह सकते हैं हाइजा जो होता है ये जीवाणु से होता है। कोलरा जीवाणु से होता है। टाइफाइड जीवाणु से होता है। उसी प्रकार से चिकन फॉक्स हो गया, या कह सकते हैं एड्स हो गया, ये सभी आपका विषाणु से होने वाला रोग है। कवक से आपका दाद रोग होता है। अगला है कि जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ऑक्सीजन पाया जाता है जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में। देखिए पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, ऑक्सीजन है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, उसके बाद दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन 21% के अप्रॉक्स में है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बार बार पूछा जाता है, 0.03% के अप्रॉक्स में है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, मानव जो है कि श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन कितना लेता है, 21%, छोड़ता कितना है, 17% बाहर निकालता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेता है, बट छोड़ने के वक्त ये 4% हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है। तो ये आपका हो जाएगा Mn, यानी कि आपका हो जाएगा मैग्नीज के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला है कि ग्लाइसोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ उत्पन्न होती है। तो ग्लाइसोलाइसिस की क्रिया जो है ये आपका कोशिका द्रव में उत्पन्न होती है, याद रखिएगा आप सभी। केंद्रक को कोशिका का क्या कहते हैं, दिमाग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम को जल में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करती वो कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरहर, जिसे हम सभी क्या कहते हैं, लाहार कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। ये आपका मिट्टी की उर्वरता में बहाल करने में मदद नहीं करती, क्योंकि इसका जड़ जो होता है बहुत मोटा होता है। जब इसको काटा जाता है तो जड़ को बाहर कर लिया जाता है, तो उसके साथ में जो भी चीज़ें होता है आपका सब खत्म हो जाता है। जबकि मूंग हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सभी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, क्योंकि इसका जड़ मिट्टी में ही गल जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है। तो देखिए खरीफ फसल कौन सा है, जो कह सकते हैं कि बरसात के मौसम में बोया जाता है, जो अभी के समय में बोया जा रहा है। जैसे कि चावल हो गया, खरीफ फसल है। मक्का खरीफ है, मूंग खरीफ फसल है। जबकि गेहूँ, चना, मटर ये सभी आपका रबी फसल का उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक देश है। तो कौन सा एक पेय फसल है, तो ये आपका चाय हो जाएगा। देखिए चाय के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे आता है, पहला आता है चीन। देखिए सबसे अधिक चाय का उत्पादन भारत में कहाँ होता है, असम के गुवाहाटी में होता है। सबसे अच्छा किस्म का चाय का उत्पादन दार्जिलिंग में किया जाता है। अगला है कि अरेबिका किस्म की कॉफी शुरुआत में निम्नलिखित में से किस देश से लाई गई थी। तो
चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो देखिए ये यमन देश से लाई गई थी, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा बाबा बुदान जब मक्का की तीर्थ यात्रा पे गए थे तो वहीं से लगभग 7 दाना लेके आए हुए थे, याद रखिएगा, जो कि उस देश से लाना यहाँ पर मना था। जैसे कि अरब की बात किया जाए तो वहाँ से कॉफ़ी लाना मना था, याद रखिएगा आप सभी, चुरा के लाया गया था। तो ये यमन से लाया गया था। लगाया कहाँ गया था? कर्नाटक के मैसूर में लगाया गया था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी के अप्रॉक्स में भारत आया था अरेबिका किस्म की कॉफ़ी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल भोजन और चारे के लिए रूप में प्रयोग की जाती है? देखिए सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन जो करता है वो कर्नाटक करता है। देखिए मक्का का जो प्रयोग होता है ये भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है मक्का का प्रयोग। अगला है यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई थी? तो ये आपका हेमरसक जॉर्ज था, याद रखिएगा आप सभी, इसकी ही मृत्यु हो गई थी। अच्छा अगर वर्तमान में बात किया जाए कि यूएनओ का महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो 2017 से अभी तक सचिव बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, याद रखिएगा आप सभी। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। अच्छा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे आप सभी। अच्छा संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य के कितने राष्ट्र थे? तो कुल इसमें 42 राष्ट्र थे, याद रखिएगा आप सभी। कितना? 42। अगला है कि बोबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था, डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता बहाल किया गया था इसका। तो ये किस संधि के बाद हुआ था? वियना की संधि, याद रखेंगे आप सभी। वियना की संधि के बाद जो है कि सत्ता बहाल हुआ था इसका। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन किस बार भारत आया था? तो यहाँ पर डेट के साथ में दिया गया है। तो यहाँ पर साइमन कमीशन की बात किया गया है, तो यहाँ पर डेट के साथ में दिया गया है। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। जो भारतीयों ने इसका विरोध किया था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज था। इसी विरोध में लाला लाजपत राय मारे गए थे। अल्लोरी सीताराम राजू कौन थे? चलिए क्वेश्चन में 40 का राइट आंसर कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता थे ये। अगला क्वेश्चन है कि परिस्थिति का समानार्थी क्या होगा? परिस्थिति का अर्थ क्या होता है? कुछ घटित होना। इसका अर्थ होता है परिणाम, दशा, हालत हो जाएगा। तो परिणाम हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखिए अरब सागर जो है इस साइड अरब सागर, इस समय बंगाल की खाड़ी है इस साइड में। तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर ये आपका अरब सागर में गिर जाती है, याद रखिएगा आप सभी। जबकि महानदी गोदावरी और आपका कावेरी ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है कि यदि लोलक की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कीजिएगा, सॉरी 43 का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा √2 गुना हो जाएगी। थोड़ा सा फास्ट में करेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी में किया जाता है? देखिए ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपका विकृति जन्य में प्रयोग किया जाता है। जैसे कह सकते हैं कि कोई फ्रैक्चर हुआ है, हाथ पैर टूट गया है, कोई बीमारी हो गया है, तो उसका पता करने के लिए हम सभी एक्सरे का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे? इसका खोज किसने किया था? रॉन्टिजन ने। कब? 1895 के अप्रॉक्स में। अगला है कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभव ताप कौन सा है? तो देखिए जिसके नीचे पदार्थ को ठंडा नहीं हो सकता है वह आपका न्यूनतम ताप हो जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। या कह सकते हैं इसे परम शून्य ताप भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी, या 0 डिग्री केल्विन भी कहा जाता है इसको। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्नलिखित द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पर बात किया गया है कि एक आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर भट्टी है, डायरेक्ट इसको ऊष्मा जो मिल रहा है ये विकिरण के माध्यम से मिल रहा है। इसमें कोई भी माध्यम नहीं होता है, याद रखेंगे आप सभी। जैसे सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होता है वो भी आपका विकिरण के कारण होता है, याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि उसके माध्यम में कुछ नहीं रहता है। जैसे कह सकते हैं कि चालन विधि से एक छड़ जो गर्म होता है, चालन विधि से इस भाग को गर्म कीजिएगा तो धीरे धीरे ये वाला भाग भी गर्म हो जाएगा। तो ये चालन विधि से होता है। वायुमंडल जो गर्म होता है वो आपका संवहन विधि से गर्म होता है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाएगा, ठंडा हवा नीचे आएगा, फिर गर्म हवा ऊपर जाएगा, ठंडा हवा नीचे आएगा। तो ये संवहन विधि हो गया। दूध जो गर्म होता है ये संवहन विधि के द्वारा होता है। पानी गर्म संवहन विधि से होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कुकिंग गैस में 90% से अधिक जो है कि प्रयोग किसका करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कीजिएगा क्वेश्चन में 47 का। तो ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा आप सभी। बात समझिए। LPG C4H
टेन का प्रयोग किया जाता है, ब्यूटेन का प्रयोग होता है। और इसके साथ में इसमें हम सभी प्रोपेन भी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? प्रोपेन भी मिलाते हैं या प्रोपेन रहता है। अच्छा, महक के लिए जो है कि किसका प्रयोग किया जाता है? एथाइल मरकप्टेन का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा आप सभी, किसका प्रयोग करते हैं? एथाइल मरकप्टेन का प्रयोग करते हैं महक के लिए। अगला है कि किस अम्ल से दूध खट्टापन हो जाता है? तो किस अम्ल से दूध खट्टापन हो जाता है? लैक्टिक अम्ल से। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि सोने की वस्तु में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत कितनी होती है? तो यह लगभग 100% तक शुद्ध ही होता है। 22 कैरेट सोना प्रयुक्त होता है शुद्ध की अगर बात किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? यह आपका 1838 के अप्रॉक्स में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू किया गया था या कब लागू हुई थी? तो ये 1870 में हुई थी। डेट को एग्जैक्ट याद रखिएगा।